गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में बच्चों अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपकी केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है मृदा खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन आज चर्चा करते हैं मृदा के बारे में। मृदा क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो बच्चों अपन सबसे पहले आज पढ़ते हैं मृदा। देखो बच्चों, ये जो शब्द है मृदा, ये मृदा शब्द जो जिसको अपन अंग्रेजी में सोइल बोलते हैं, ये लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। और लैटिन भाषा का इसका समानार्थी जो शब्द है वो है सोलम। सोलम जो है वो मृदा को लैटिन भाषा में कहा जाने वाला शब्द है। अर्थात जो मृदा शब्द है, ये मृदा शब्द आपके किससे बना है, ये लैटिन भाषा के एक शब्द है। और लैटिन भाषा का शब्द है जिसको बोलते हैं सोलम, अर्थात सोलम। लैटिन भाषा का जो शब्द है सोलम, ये मृदा को प्रदर्शित करता है। सोलम का अर्थ जो होता है लैटिन भाषा में बच्चों, वो होता है फर्श। फर्श जो होता है, फ्लोर जो आपके होता है, वो होता है सोलम। लैटिन भाषा में किसका अर्थ, सोलम का। और अपने जो मृदा होती है, ये मृदा एक तरीके से आपके जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी की क्या है, फर्श है, उसकी क्या है, सतह है, उसकी फ्लोर है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, जो मृदा होती है उसको, जो मृदा है वो फर्श क्या है, एक तरीके से फर्श है किसकी, ये है आपके पृथ्वी की फर्श के रूप में है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है। मृदा शब्द लैटिन भाषा के सोलम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बच्चों, क्या होता है, फर्श। अर्थात मृदा पृथ्वी की फर्श की तरह व्यवहार करती है। देखो बच्चा, आपके ये जो मृदा होती है, ये मृदा पृथ्वी की जो ऊपर वाली सतह है उसके लिए फर्श के रूप में काम करती है। इसके बारे में हम बात करें कि मृदा जो होती है एक प्राकृतिक पिंड होती है, इसका संश्लेषण या निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये सामान्यतः जो पेड़ पौधे होते हैं, उन पेड़ पौधों को यांत्रिक शक्ति, पोषण और जल प्रदान करने का काम करती है। इस आधार पर यदि हम बात करें तो यहाँ देखते हैं मृदा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करते हैं। मृदा की विशेषताएं, देखो बच्चों, मृदा की विशेषताओं की बात करें तो आपको पता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा का निर्माण नहीं किया जा सकता है, इसका संश्लेषण कहीं पे भी नहीं होता है। ये सामान्यतः जो मृदा होती है वो पेड़ पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, साथ ही में अन्य जो सजीव होते हैं उनके लिए भी एक आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो सबसे पहले अपन इसकी विशेषता का बात करें तो ये एक प्राकृतिक पिंड होती है। मृदा जो होती है वो प्राकृतिक पिंड होती है। और इसका जो प्राकृतिक पिंड जो होती है मृदा, वो त्रिआयामी होती है। अर्थात मृदा की लंबाई, चौड़ाई और उसकी गहराई भी होती है। इसकी अगर हम डायमेंशनल ये होती है, त्रिआयाम के अंदर ये पाई जाती है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ये त्रिआयामी प्राकृतिक पिंड है। ये त्रिआयामी प्राकृतिक पिंड है। अर्थात इसकी लंबाई, गहराई व
चौड़ाई होती है। मृदा को अपन 3 डायमेंशनल स्टेटस के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। उसकी लंबाई होती है, गहराई भी होती है और उसकी चौड़ाई भी होती है। आगे हम बात करें तो आपके जो मृदा होती है ये मृदा संश्लेषित नहीं की जा सकती है, अर्थात मृदा का निर्माण मनुष्य के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मृदा का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। मृदा का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। मृदा का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। कृत्रिम रूप से मृदा का निर्माण किसी भी प्रक्रिया के द्वारा करना संभव नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। मृदा की विशेषताएं अपन पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने 3 विशेषताओं के बारे में चर्चा कर ली हैं। आगे देखते हैं। आगे इसकी विशेषताएं जो हैं वो ये हैं बच्चों कि मृदा जो होती है वो संच स्तरों में पाई जाती हैं, अर्थात मृदा निर्माण के दौरान उसके अलग अलग स्तर बन जाते हैं। ये जो अलग अलग स्तर होते हैं, इन अलग अलग स्तरों के अंदर मृदा जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। उनके जो भौतिक गुण होते हैं, उनके जो रासायनिक गुण जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं अलग अलग संस्तरों के अंदर। ये जो संस्तर होते हैं ये मृदा की आकृति, आकार और संरचना के आधार पर बनाए जाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि मृदा विभिन्न संस्तरों में पाई जाती है। ये संस्तर मृदा की विभिन्न परतों के रूप में पाए जाते हैं। आगे हम बात करें तो मृदा जो होती है उसकी रासायनिक और जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी जगह पाई जाने वाली जो मृदा होती है वो समान रासायनिक और भौतिक गुणों वाली नहीं होती है। उसके रासायनिक और भौतिक गुणों में परिवर्तन देखने को मिलता है। ये जो परिवर्तन होता है ये परिवर्तन मुख्य रूप से उसकी निर्माण और जो उसके पैतृक पदार्थ हैं उसके परिणाम स्वरूप होता है। मृदा का निर्माण जिन पैतृक पदार्थों से हुआ है या मृदा जिस जलवायु में उपस्थित है, ये जो कारक होते हैं वो मृदा के रासायनिक और भौतिक गुणों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि मृदा, ऐसे लिखते हैं अपन, विभिन्न जगहों पर विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा के रासायनिक व भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है। यह अंतर उसके मृदा के निर्माण और उसके जो पैतृक पदार्थ हैं उसके और जलवायु के कारण होता है। यह अंतर मृदा के पैतृक पदार्थों निर्माण की प्रक्रिया, मृदा के पैतृक पदार्थों निर्माण की प्रक्रिया एवं उस क्षेत्र की जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं। उस क्षेत्र की जलवायु द्वारा प्रभावित होते हैं। ये कुछ कारक हैं जो क्या करते हैं, मृदा के रासायनिक और भौतिक गुणों को प्रभावित करने का काम करते हैं।
देखो बच्चों, अपन ने यहाँ देखा अभी विशेषताओं के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है कि जो मर्दा होती है वो प्राकृतिक पिंड होता है, मर्दा का संश्लेषण नहीं किया जा सकता है। मर्दा जो होती है वो संच स्तरों के अंदर पाई जाती है, अलग अलग स्तर इसके होते हैं, ये इसकी आकृति और आकार के आधार पर होते हैं। मर्दा विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मर्दाएं होती हैं, उन मर्दाओं की जो आकृति होती है, उनके रासायनिक और भौतिक जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और ये अलग अलग गुण उसके पदार्थ जिनके द्वारा ये निर्मित होती हैं, उन पैतृक पदार्थों के द्वारा, या फिर निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, या उस क्षेत्र की जो जलवायु होती है उस जलवायु के द्वारा प्रभावित होती है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पे चर्चा की है मर्दा की विशेषताओं के बारे में। आगे अपन देखते हैं मर्दा के कार्य। अगला अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों मर्दा के कार्य। देखो बच्चों, जो मर्दा होती है वो एक अत्यंत उपयोगी अवयव है। ये एक प्राकृतिक कारक जो हैं वो सजीवों के लिए अत्यंत उपयोगी कारक है। ये न केवल पेड़ पौधों के लिए अपितु विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतुओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। हम यहाँ पे कुछ पॉइंटों के माध्यम से जो मर्दा की उपयोगिता है, मर्दा के जो कार्य हैं उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मर्दा होती है ये एक सरफेस होती है, ये एक सतह होती है पृथ्वी और वायुमंडल के बीच में। अर्थात मर्दा पृथ्वी और वायुमंडल अर्थात जो भूमंडल होता है और जो वायुमंडल होता है उसके बीच का बफर जोन होता है, उसके बीच का माध्यम होता है। इस माध्यम के द्वारा जो मर्दा होती है ये मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, पोषक तत्व हैं, उनको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचाने के लिए माध्यम प्रदान करने का काम करती है, मीडिएटर का काम करती है थल मंडल और वायुमंडल के मध्य। तो इसका पहला जो कार्य है इसको अपन यहाँ नोट करें तो देखो बच्चों, मृदा वायुमंडल व थलमंडल के मध्य माध्यम का कार्य करती है। थलमंडल और वायुमंडल के मध्य माध्यम का कार्य करती हैं। इसके द्वारा मृदा इन दोनों के मध्य ऊर्जा, ऊष्मा, ताप, जल, पोषण आदि का स्थानांतरण करती है। देखो बच्चों, ये क्या करती है, ये आपके मर्दा जो होती है ये वायुमंडल और जो जलमंडल होता है, वायुमंडल और आपके जो थलमंडल होता है उन दोनों के मध्य आपके किसका, पोषण का, जल का, ताप का, ऊष्मा का आदि का स्थानांतरण करने का काम करती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके जो मृदा होती है ये मृदा पेड़ पौधों के लिए यांत्रिक आधार, जल, पोषण और ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो स्थिर रखने का कार्य होता है वो जड़ों के द्वारा होता है, और जो जड़ें होती हैं ये मृदा के अंदर ही क्या करती है, ये प्रवेश करके उस पेड़ को या पौधे को स्थिर बनाए रखने का काम करती है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि मृदा पेड़ पौधों को यांत्रिक आधार, जल, पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करती है।
देखो बच्चों, अपन यहाँ देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से स्थिर रहते हैं, और ये जो जड़ें होती हैं वो मृदा के अंदर क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, स्थिर होती हैं। इन्हीं जड़ों के माध्यम से उनको यांत्रिक आधार प्रदान होता है, और ये जो जड़ें होती हैं यही मृदा में से जल और पोषक तत्वों को क्या करती हैं, प्रदान करती हैं। और ऊर्जा जो होती है वो पोषक तत्वों और जल के माध्यम से किसको मिलती है, पेड़ पौधों को मिलती है। आगे अपन इसकी उपयोगिता की बात करें तो आपने देखा हो कि जो कृषि कार्य होते हैं, भौतिक निर्माण की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जीव जंतुओं के जो आवास के कार्य होते हैं, ये सभी कार्य मृदा के ऊपर ही होते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि कृषि के लिए मृदा उपयोगी है, क्योंकि कृषि कार्य जो होते हैं, ये कृषि कार्य मृदा की जो ऊपर वाली सतह होती है, जिसे भूप्रपट्टी बोलते हैं, उसके द्वारा ही होती है। उसके ऊपर ही मृदा ये कृषि के कार्य संपन्न होता है। इसके अलावा यदि हम यहाँ बात करें तो आपके जो मृदा है, ये मृदा भौतिक निर्माण के लिए भी क्या करती हैं, स्थान प्रदान करती हैं। भौतिक निर्माण के लिए स्थान प्रदान करने का काम किसके द्वारा होता है, मृदा के द्वारा। भौतिक निर्माण के लिए स्थान प्रदान करती है। अर्थात जो मकान होते हैं, उदाहरण के रूप में मैं लिख दूँ हूँ, जैसे मकान, पुल, सड़क, उद्योग धंधे, ये जो कार्य होते हैं, जो भौतिक निर्माण होते हैं, ये सारे जो भौतिक निर्माण होते हैं, ये कहाँ पे किए जाते हैं बच्चों, ये किए जाते हैं आपके मृदा के ऊपर ही संपन्न होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपके जीवों के रहने के लिए जो आवास होता है, सामान्यतः मनुष्य तो निर्माण करके भौतिक निर्माणों के माध्यम से यहाँ रहते हैं, लेकिन जो अन्य जीव जंतु होते हैं, वो जीव जंतु अपने रहने के लिए आवास कहाँ पे बनाते हैं, इसी मृदा के अंदर रहने के लिए आवास का निर्माण करते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, विभिन्न जीव जंतुओं के लिए आवास प्रदान करती है। विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं, उन जीव जंतुओं के लिए आवास प्रदान करने का काम मृदा के द्वारा होता है। यहाँ अपन ने मृदा के कार्य की बात की। देखो बच्चों, मृदा जो होती है वो वायुमंडल और थर्मंडल के मध्य एक माध्यम का काम करती है। अर्थात ये उसको माध्यम होता है एक्सचेंज करने के लिए, दोनों के मध्य किसका एक्सचेंज करने के लिए, ऊर्जा का, उष्मा का, ताप, जल और पोषण का स्थानांतरण करने के लिए माध्यम का काम होता है किसका, मृदा का। मृदा पेड़ पौधों को यांत्रिक आधार, जल, पोषण और ऊर्जा भी प्रदान करती है। कृषि कार्य के लिए उपयोगी है, भौतिक निर्माण मृदा के द्वारा होता है, और जीव जंतुओं के लिए आवास भी किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मृदा के द्वारा ही किए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अपन ने मृदा की विशेषताएं, मृदा की परिभाषा देख ली है, साथ ही में मृदा के जो कार्य हैं वो भी अपन ने चर्चा कर ली है। अब अपन कुछ दो शब्द हैं जो आपके परिभाषाएं हैं। एक है बच्चों पेडोलॉजी, एक शब्द है बच्चों आपके पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो शब्द है ये आपके एक ब्रांच है, एक शाखा है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जिस शाखा के अंदर
अपन क्या करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, इसकी चर्चा करें तो पेडोलॉजी कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी उत्पत्ति और उसकी संरचना का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर मृदा के निर्माण, उसकी उत्पत्ति और उसके जो निर्माण के अवयव हैं उनकी जो संरचना है उसका अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को बोलते हैं पेडोलॉजी। और एक शाखा है आपके मृदा शास्त्र। मृदा शास्त्र, मृदा शास्त्र भी एक कृषि विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है जिसके अंदर मृदा का अध्ययन इस आधार पर किया जाता है कि उस मृदा का उपयोग उच्च कुल के जो वनस्पति हैं, उच्च कुल के जो पेड़ पौधे हैं उनको किस प्रकार से किया जाता है। अर्थात उच्च कुल की जो वनस्पतियां होती हैं, उच्च कुल के जो पेड़ पौधे होते हैं, ये पेड़ पौधे और जो वनस्पतियां होती हैं वो किस प्रकार से आपके किसका उपयोग करती हैं, मृदा का उपयोग करती हैं। इसमें जहाँ पे इस आधार पे मृदा का अध्ययन किया जाएगा, पेड़ पौधों के संदर्भ में जहाँ पे मृदा का अध्ययन किया जाता है वो शाखा आपके होती है मृदा शास्त्र से संबंधित। और कृषि रसायन या फिर कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के निर्माण, उसकी संरचना, उसके अवयव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है पेडोलॉजी। तो दोनों की जो डेफिनेशन है उसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। सबसे पहले लिखता हूँ पेडोलॉजी क्या होती है, कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति, उसके निर्माण, उसके अवयव, संरचना एवं पैतृक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी कहलाती है। देखो बच्चों यहाँ पे देखना कि यह कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मृदा की उत्पत्ति, उसके निर्माण, उसके अवयव, संरचना व पैतृक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, वो आपके कहलाती है पेडोलॉजी। दूसरी है मृदा शास्त्र। मृदा शास्त्र कृषि विज्ञान की वह शाखा है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन उच्च कुल की वनस्पतियों के संदर्भ में किया जाता है, मृदा शास्त्र कहलाती है। देखो बच्चों दोनों को ध्यान से समझना। पेडोलॉजी के अंदर केवल मृदा की संरचना है, मृदा के भौतिक गुण जो हैं, उसकी जो रासायनिक स्ट्रक्चर कैसी है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। जबकि मृदा शास्त्र के अंदर मृदा का अध्ययन इस आधार पर किया जाता है कि मृदा का उपयोग उच्च कुल की जो वनस्पतियां हैं उन उच्च कुल की वनस्पतियों के द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा। इस आधार पे अपन किसका अध्ययन करते हैं, मृदा शास्त्र के अंतर्गत इस उच्च कुल की वनस्पतियों के लिए मृदा का अध्ययन करते हैं। इन दोनों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं बच्चों, अपना आगे टॉपिक है मृदा एक प्राकृतिक पिंड। कि मृदा जो है वो एक प्राकृतिक पिंड है, इसके बारे में अपन देखें। मृदा एक प्राकृतिक पिंड।
इसके बारे में आपको पता है कि मर्दा जो है उसका निर्माण कहीं पे भी नहीं होता है, सामान्यतः संश्लेषण की क्रिया के द्वारा मर्दा का निर्माण नहीं किया जाता है। मर्दा के निर्माण के लिए एक प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस एक लंबी चलने वाली प्रोसेस है और ये एक प्राकृतिक प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से मर्दा का निर्माण होता है। अर्थात जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के अपक्षय की जो प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? मर्दा का निर्माण होता है। तो मर्दा एक प्राकृतिक पिंड है। इस संदर्भ में अपन 2-3 पॉइंट यहाँ नोट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मर्दा का जो निर्माण है, मर्दा का निर्माण कृत्रिम रूप से नहीं होता है। मर्दा का जो निर्माण होता है वो कृत्रिम रूप से नहीं होता है। दूसरी बात करें अपन तो मर्दा एक प्राकृतिक त्रिआयामी पिंड है जिसकी चर्चा अपन ने पहले की थी कि मर्दा एक प्राकृतिक त्रिआयामी पिंड है, अर्थात इसकी गहराई, इसकी चौड़ाई और इसकी लंबाई होती है। 3 आयाम जिसके होते हैं वो त्रिआयामी होती है। तो मर्दा होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर शेप जो होती है उसके बारे में अगर अपने को जानकारी लेनी हो तो हम तीनों आयामों के द्वारा देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो मर्दा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो एक जटिल प्रक्रिया है। मर्दा निर्माण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हजारों साल लगते हैं। मर्दा निर्माण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें हजारों साल लग जाते हैं। मुख्यतः चट्टानों के अपक्षय से मर्दा का निर्माण होता है। मुख्य रूप से जो चट्टानें होती हैं उन चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया होती है। अपक्षय होता है बच्चों टूटने की प्रक्रिया। चट्टानों के टूटने की जो प्रक्रिया होती है उस टूटने की प्रक्रिया के द्वारा मर्दा का निर्माण होता है और जो मर्दा का निर्माण होता है इस प्रक्रिया के माध्यम से वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है, हजारों साल का समय उसमें लग जाता है। अब ये कई प्रकार के कारक हो सकते हैं, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं जो आपके मर्दा के अपक्षय को प्रभावित करते हैं। कई प्रकार के उन कारणों के बारे में अपन आगे इसी लेसन में चर्चा करेंगे, जैसे जल है, हवा है, बर्फ है, कई प्रकार के रासायनिक क्रियाएं हैं। उन चर्चा अपन उसके बारे में विस्तार से डिटेल से आगे चर्चा करेंगे। केवल अपने को अभी यही देखना है कि चट्टानों का जो निर्माण होता है वो मर्दा का जो निर्माण होता है वो चट्टानों के अपक्षय की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। इसके आगे अपन देखें तो मर्दा में विभिन्न जीवांश अर्थात कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब चट्टानों के द्वारा जो निर्मित मृदा होती है उस मृदा के अंदर यदि हम बात करें तो भौतिक गुणों के साथ साथ उसके अंदर जो कार्बनिक अंश होते हैं, जीवांश जो अंश होते हैं वो अंश भी मृदा के अंदर पाए जाते हैं। इस आधार पे अपन देखें तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है और मृदा के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो चट्टानों के अपक्षय से एक जटिल प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है और ये एक त्रिआयामी पिंड है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों, अपन ने आज की क्लास में अध्ययन किया है मृदा क्या होती है, मृदा की विशेषताएं क्या हैं, मृदा के कार्य क्या हैं, और उसके बाद में अपन ने मृदा विज्ञान से संबंधित जो शाखाएं हैं, पेडोलॉजी, मृदा शास्त्र, उसके बारे में अध्ययन किया है। और आगे अपन ने अध्ययन किया है मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जिसकी कुछ विशेषताएं हैं वो अपन ने देख ली है। इसके आगे अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।